हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। शिशिर अपनी बाइक पे जा रहा था जब उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन बहुत देर से वाइब्रेट किए जा रहा था। शिशिर ने अपनी बाइक साइड में लगाई, अपने हेलमेट को उतारा तो दिसंबर की ठंड में चलती हुई तेज हवाओं का उसे अंदाजा लगा। रात का वक्त था, सड़क सुनसान थी। वाइब्रेट होता हुआ फोन उसने अपने पॉकेट से निकाला तो देखा 1% ही बैटरी बची थी और फोन उसकी बीवी प्रीति का था। जल्दी से फोन रिसीव किया कि बता दे कि वो रास्ते में है और 1 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन फोन उठाने के बाद कुछ बोलने से पहले ही फोन में एक आवाज आई। शिशिर ने फोन देखा तो ऑफ हो गया था। पता नहीं क्या इमरजेंसी हो गई जो प्रीति ने इतनी देर से उसे फोन किया था, क्योंकि जनरली प्रीति कभी भी शिशिर को इस समय फोन नहीं करती थी। इधर उधर देखा तो सामने ही बस स्टॉप के बगल में एक खंभा लगा था जिसके नीचे एक भिखारी कंबल ओढ़े बैठा था और खंभे पे लगा था एक पे फोन। शिशिर ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और 1 रुपए का एक सिक्का निकाला। फोन में सिक्का डालकर उसने प्रीति का नंबर डायल किया। नंबर डायल करते करते ही उसने ध्यान दिया कि फोन तो डेड पड़ा था। फोन रखकर शिशिर पलटा ही था कि तभी शिशिर को एक पल को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा शायद प्रीति को रिंग गया हो और उसी ने पलट के फोन किया हो, तो उसने झट से रिसीवर उठाया। इससे पहले कि शिशिर कुछ बोले, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई। शिशिर कुशवाहा, उम्र 27 साल, बीवी का नाम प्रीति, जन्मदिन 17 जनवरी 1987, बैंक बैलेंस 3,20,417 रुपए और शादी की तारीख 4 जनवरी 2013। शिशिर फोन के इस तरफ से बस हेलो हेलो, कौन हो तुम? कुछ इस तरह ही चीखता रहा, लेकिन आती रही तो फोन पे बस किसी के हंसने की आवाज। शिशिर बहुत डर चुका था। उसने तुरंत फोन का रिसीवर पटका और पलट के देखा तो थोड़ी देर पहले जहां भिखारी बैठा था अब वहां सिर्फ उसका कंबल और कटोरा पड़ा है। लेकिन वो भिखारी दूर दूर तक कहीं नहीं था। शिशिर को अब प्रीति की चिंता होने लगी। उसने तुरंत सब कुछ भुलाकर अपनी बाइक स्टार्ट की और थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक और पे फोन दिखाई दिया। सोचा एक और ट्राई करके देख लेता हूं। उसने तुरंत बाइक रोक के फोन मिलाया तो एक ही रिंग में प्रीति ने फोन उठाया और जब शिशिर ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि अरे आप इतना घबरा क्यों गए हैं? तो मैं तो बस यही पूछ रही थी कि बहुत देर हो गई है, आप कब तक लौटेंगे? शिशिर की जान में जान आई। उसने कहा कि बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। शिशिर के दिमाग में आज की पूरी रात सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही। शिशिर ने अगले दिन उस इलाके में रहने वाले अपने दोस्त भरत से पूछा कि यार तेरे घर के पास वाले बस स्टैंड का पेफोन चलता नहीं है क्या? भरत जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे वो फोन तो कई सालों से डेड पड़ा है। ये सब कुछ सुनने के बावजूद शिशिर को अपने साथ हुई चीजों पर ज्यादा यकीन था। इसलिए वो देर रात जब ऑफिस से निकला
तो सीधे उसी फोन बूथ पे पहुंचा और एक बार फिर सिक्का डाल के फोन नंबर मिलाया, लेकिन फोन डेड पड़ा था और रिसीवर रखते के साथ वापस एक आवाज। शिशिर ने बीच रास्ते में रुककर एक टेलीफोन बूथ से अपनी बीवी को फोन किया तो फोन डेड था, लेकिन रिसीवर वापस रखते ही फोन बजा और दूसरी तरफ से एक आवाज ने शिशिर के बारे में सब कुछ बताया और फिर हंसते हंसते फोन काट दिया। पीछे पलट कर देखा तो पाया कि थोड़ी देर पहले वहां बैठा भिखारी वहां नहीं था, लेकिन उसकी कंबल और कटोरा वहीं पर पड़े थे। दूसरे दिन दोबारा जब शिशिर वहां गया तो फोन दोबारा डेड था, लेकिन फोन रखकर जैसे ही वो पलटा, शिशिर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक हंसी सुनाई देती रही और उसके बाद फोन। शिशिर बार बार रिसीवर के हैंडल को मारता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिशिर के दिमाग में सिर्फ 2 सवाल थे जब उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी थी। पहला ये कि उसके बारे में इतना सब कैसे जान गया कोई, और दूसरा ये कि उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। बाइक पर थोड़ी दूर आगे जाते ही उसके हेलमेट पे अचानक शिशिर को लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन ठीक तभी उसके हेलमेट पे दोबारा किसी ने ठीक पहले की तरह मारा। शिशिर का ध्यान तुरंत अपनी बाइक के शीशे पे गया, जिसमें साफ तो नहीं पर धुंधले रूप में उसे दिखाई दे रहा था जैसे कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा हुआ है। शिशिर ने हिम्मत करते हुए अपने चेहरे को पीछे की तरफ घुमाया तो पाया कि वहां कोई नहीं था। शिशिर वापस सामने की तरफ पलटा ही था कि अचानक उसके बगल से एक ट्रक निकल गया। शिशिर ने किसी तरह अपने आप को बड़ी मुश्किल से इस शॉक से संभाला और एक बार फिर बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ चल पड़ा। घर वापस पहुंचा तो देखा प्रीति उसका इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल के पास सोफे पे ही सो गई थी। उसे जगाकर फ्रेश होने के बाद दोनों ने खाना खाया और पूरे वक्त प्रीति दिन भर की बातें करती रही और उससे बार बार पूछती रही कि शिशिर का दिन आज ऑफिस में कैसा गया, लेकिन शिशिर ने उसे सब कुछ न बताना ही मुनासिब समझा और इसलिए फोन वाली पूरी बात उसने अपने अंदर ही दबाए रखी। खाना खा के शिशिर जब रोज की तरह सोने से पहले लेटे लेटे रीडिंग लाइट जला के किताब पढ़ रहा था तो उसे कुछ सुनाई दिया। आवाज बाईं तरफ से आ रही थी। उसने जैसे ही अपनी गर्दन बाईं ओर घुमाई तो आवाज दाईं ओर से आई। जब उस तरफ गर्दन घुमाई तो आवाज अब सामने से आने लगी। शिशिर ऐसे उठा जिससे प्रीति ना जागे। उठ के जब ध्यान से सुना तो पाया कि आवाज किचन से आ रही थी। शिशिर धीमे धीमे दबे कदमों से चुपचाप किचन की तरफ गया। जैसे ही वो किचन के पास पहुंचा आवाज साफ होती गई और बढ़ती गई। किचन के दरवाजे पर पहुंच के जब उसने हल्की सी रोशनी में अंदर देखा तो उसे दिखा
कि कोई वहां किचन के अंदर खड़ा है। शिशिर ने बिना कोई आवाज किए जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट के जलते ही उसका वहम दूर हो गया। वहां पर कोई भी नहीं था। वापस बत्ती बुझाने को पलटते वक्त उसकी नजर किचन के गैस वाले रैक पे गई तो देखा एक टूटा पुराना सा कटोरा वहां रखा था। शिशिर उस कटोरे को देख ही रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने वो कटोरा देखा है कि तभी एक शोर की चीख से उसका ध्यान उस कटोरे से हट गया। शिशिर की जिंदगी में एक अजीब सा दौर आ गया था। एक ही रात में वो भी। पहले सड़क के किनारे एक डेड फोन बूथ के लैंड फोन से फोन न लगना और उस पर कॉल बैक आना और उस कॉल बैक में किसी का शिशिर के बारे में सब कुछ बताना और उसके बाद उसे अपने घर में किसी का दिखना, लेकिन बत्ती जलाने पर वहां किसी का ना होना और किचन में सिर्फ एक कटोरे का होना और उसके बाद अंदर के कमरे से आती हुई उसकी बीवी प्रीति की चीख। शिशिर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा था। वो भागकर अंदर प्रीति के पास गया तो देखा प्रीति पूरी तरह से डरी हुई थी। उसके हाथ कांपना बंद ही नहीं हो रहे थे। शिशिर ने किसी तरह उसे संभाला, लेकिन वो लगातार कमरे के कोने की तरफ देख देख कर रोई जा रही थी। शिशिर के कई बार पूछने के बाद प्रीति थोड़ा शांत हुई और बोली कि उसने कमरे के उस कोने में जहां वो देख रही है वहां किसी को खड़े देखा था। शिशिर भी समझ गया कि हो न हो ये वही था जिसको उसने किचन में देखा, लेकिन वो बिना उसके सामने से निकले किचन से कमरे में कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। शिशिर ने प्रीति से उसका हुलिया पूछा तो प्रीति ने बताया कि साफ साफ तो कुछ दिखा नहीं। शिशिर ने इस बार कमरे की सारी बत्तियां जला दी ताकि आगे और कोई दिक्कत ना हो कि तभी एक हल्की सी आवाज के साथ पूरे घर की बत्ती उड़ गई। शिशिर ने टूल बॉक्स उठाया और मीटर रूम की तरफ चल दिया। थोड़ा आगे गया तो उसे लगा जैसे पीछे कोई उसके आ रहा है। वो एक झटके से पलटा तो देखा प्रीति थी। वो डरी डरी सी बोली, मैं अकेले रूम में नहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी। शिशिर ने कहा ठीक है और उसको साथ में लेकर मीटर रूम में पहुंचा। फ्यूज चेंज करने में कुछ 15 मिनट का समय लगा होगा। सब ठीक करके वापस कमरे की तरफ चला तो प्रीति पीछे पीछे ही इधर उधर देखती हुई डरी डरी सी आ रही थी। कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला तो अंदर जो दिखा, शिशिर की सांस उसके हलक में ही अटक के रह गई थी। प्रीति अंदर बिस्तर पे बड़े सुकून से सो रही थी। शिशिर तुरंत पीछे पलटा तो उसकी बीवी प्रीति वहां थी ही नहीं। इस बार शिशिर ने सब कुछ प्रीति को बताना ही ठीक समझा। कमरे के अंदर जाकर उसने प्रीति को नींद से जगाया और पूरी बात बताई।
शिशिर की बात शायद खत्म ही हुई थी कि प्रीति ने कहा, तो दे दो ना ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसा लेकर जाने के लिए। कफन में जेब भी होती है। इतना बोलते ही प्रीति ने बिस्तर के पास के टेबल पे रखा फ्लावर वास शिशिर के सर पे इतनी तेजी से मारा कि शिशिर वहीं बेहोश हो गया। शिशिर ने जब से सड़क पर रुककर वहां के एक डेड फोन बूथ से फोन करने की कोशिश की, तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। अपने घर में उसे एक आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। शिशिर और उसकी बीवी प्रीति दोनों को ही घर में कोई दिखाई दिया, और जब प्रीति को शिशिर ने सब कुछ बताया तो प्रीति ने एक अजीब सी आवाज में बात करते हुए शिशिर के सर पे फ्लावर वास खींच के दे मारा। जब शिशिर को होश आया तो प्रीति कहीं दिखाई नहीं थी। उसके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल घर पे ही तकिए के नीचे रखा हुआ पाया गया। पागलों की तरह सारा दिन उसने प्रीति को ढूंढा और आखिर में थक हार कर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई। काफी रात हो गई थी। शिशिर ने सोचा क्या पता शायद प्रीति वापस घर लौट आई हो, इसलिए एक बार फिर वही रात का वक्त, वही सड़क, एक तरफ मैदान और एक तरफ इक्के दुक्के मकान, सब कुछ वापस शिशिर के दिमाग में लौट कर आ रहा था। शिशिर बाइक चलाते चलाते सोच ही रहा था कि प्रीति कहां जा सकती है कि उसके हेलमेट पे किसी ने हल्के से मारा। इतना सब कुछ होने के बाद तो वहम भी सच ही लग रहा था शिशिर को। वो आवाज एक बार फिर हुई उसके हेलमेट पे। इस बार शिशिर ने जानबूझकर उस आवाज को सुनने के बावजूद पीछे पलट कर देखने की हिम्मत नहीं करी। अब बाइक चलाते चलाते एक आवाज उसके कानों में धीरे धीरे आ रही थी। ऊपर वाले के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे, ऊपर वाले के कुछ ऊपर वाले के ऊपर वाले के नाम पे, और इसी के साथ धीरे धीरे एक सिक्के की धीमी सी आवाज से वो कब हजारों सिक्कों की बेहद जोर की आवाज बन गई। शिशिर को पता ही नहीं चला। शिशिर के कानों में इसी आवाज के साथ वो दूसरी आवाज जब तक आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिशिर की आंख सीधे हॉस्पिटल में खुली। हाथ पैर उसके हिल नहीं रहे थे। बंद आंखों के ही एक कोने से उसे दिख रहा था कि नर्स हाथ में दवाइयां और इंजेक्शन वाली ट्रे ला रही थी, लेकिन उसके चलते वक्त आवाज दवा की शीशियों या इंजेक्शन के सिरिंज की नहीं बल्कि सिक्कों की आ रही थी। 6 महीने के बाद जब शिशिर हॉस्पिटल से निकला तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। प्रीति का कभी कोई पता नहीं चल पाया। हॉस्पिटल के बिल में शिशिर के सारे पैसे खर्च हो गए थे। दुनिया में कोई रिश्तेदार था नहीं तो कोई कभी उससे कुछ पूछने भी नहीं आया। एक्सीडेंट के बाद आंखें सिर्फ थोड़ी दूर तक ही देख सकती थी। एक हाथ और एक पैर में रॉड लगी थी और इंटरनल ब्लीडिंग कभी भी हो सकती थी। ऐसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नौकरी भी कहीं नहीं मिली। आज की तारीख में शिशिर उसी टेलीफोन बूथ के पास
उसी भिखारी वाली जगह पे बैठा है और पछतावा इसी बात का है कि इन सारी घटनाओं से 1 साल पहले इसी जगह उसकी बाइक से देर रात एक एक्सीडेंट हुआ था और उसने घायल हुए उस आदमी को वहीं तड़पता छोड़ दिया था। अगर उस दिन उसने उसकी मदद की होती तो शायद शिशिर के साथ आज ये सब कुछ नहीं होता। बड़े हमेशा किसी न किसी चीज के लिए मना करते हैं और हम उन चीजों को ही करना अपनी शान समझ लेते हैं। कभी कभी यही झूठी शान ऐसी मुसीबत बन के गिरती है कि इंसान खुद को भूल जाता है। अर्चित और मुदित अपने दोस्त भवानी के साथ उसके गांव के घर गए। बड़े किस्से सुन रखे थे उस घर के उन दोनों ने, गांव के खेत खलिहानों के, इन सबको देखने की एक चाहत थी दोनों के मन में। 8 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद जब गांव पहुंचे तो स्टेशन पर उन्हें लेने कोई नहीं आया था। भवानी ने बताया कि दरअसल उसके पापा गांव से बाहर किसी काम से गए हुए हैं, नहीं तो वो जरूर आते। भवानी ने आगे बताया कि उसके पापा बाहर गए हैं, रात को देर से लौटेंगे। सबने हाथ पांव धोया और फिर रात का खाना खाने के बाद देर रात तक गप्पे मारते मारते सोने को लेटे तो भवानी को लगभग तुरंत ही नींद आ गई। रात बीती तो अर्चित ने मुदित को नींद से जगाया। भाई उठ, भाई अरे उठना, और उस कमरे की बात याद दिलाई जिसके बारे में भवानी अक्सर बातें करता था कि कुछ भी हो जाए हम हमारे इस घर के उस कमरे को कभी नहीं खोलते। अर्जित और मुदित चुपचाप कम से कम आवाज करके उठ के उस कमरे के पास तक पहुंचे। भवानी ने पहले ही बता रखा था कि चाबी हमेशा दरवाजे की किवाड़ के ऊपर ही रहती है। चाबी निकाल के दरवाजा खोलते ही अर्चित और मुदित की छींकों से ही पता चल गया कि कमरा सचमुच सामानों से नहीं खुला है। नाक पे कपड़ा रख के दोनों ने पूरा कमरा मोबाइल की टॉर्च लाइट की रोशनी में छान मारा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे उन्हें कोई खतरा या घबराहट हो। एक नॉर्मल कमरे की ही तरह था ये, बस यहां धूल की मोटी सी एक परत जमी थी। दोनों कमरे से बाहर निकले, वापस ताला लगाया और आकर चुपचाप सो गए। सुबह भवानी ने दोनों को नींद से जगाया और गुस्से में कहा, तुम दोनों ने दरवाजा क्यों खोला था? अंदर घूम फिर के देख लिया? बहुत मजा आया ना? अब मुश्किल में फंसेंगे हम सब, कोई नहीं बचा सकता हमें अब। दोनों को यह समझ नहीं आया कि भवानी को कैसे पता चला, तो भवानी खुद बोला, तुम लोग जब रूम से ताला लगाकर निकल रहे थे, मेरे पापा ने देख लिया था तुम लोगों को और तुम लोगों ने मिलकर मेरी बैंड बजवा दी। अब चलो तैयार हो जाओ, शाम की ट्रेन से हम यहां से वापस जाने वाले हैं। कोई गांव वाव किसी को नहीं देखना। ट्रेन के टाइम पे ही तीनों दोस्त स्टेशन पहुंचे। सब चुपचाप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन चली तो कहीं जाकर थोड़ा बेहतर हुए और सब बातचीत करने लगे। अर्जित पार पार घड़ी की तरफ देख रहा था कि जल्दी से कोई स्टेशन आए तो वो बाथरूम जाए, क्योंकि ट्रेन के गंदे बाथरूम से उसे हमेशा बड़ी नफरत होती थी। ट्रेन 5 बजे शाम को चली थी और 6 बजे तक जब कोई स्टेशन नहीं आया तो वो जितनी जल्दी हुआ बाथरूम जाके झट से वापस अपनी सीट पर आके बैठा तो उसके बैठते ही जैसे मुदित और भवानी पागल हो गए। दोनों एक एक करके उस पर चिल्लाने लगे, अबे तू कहां चला गया था? फोन कहां है तेरा?
इतने टाइम किसी को बाथरूम में लगता है? अर्जित को लगा शायद दोनों मजाक कर रहे हैं। वो बोला, भांग पी ली है क्या? हाँ, मुझे मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगे होंगे बाथरूम से वापस आने में। अर्जित की बात सुनने और मानने को वो दोनों तैयार नहीं थे। उन्होंने अब जो कहा उससे अर्जित भी समझ गया था कि वो दोनों सच बोल रहे थे। उन्होंने अर्जित को टाइम देखने के लिए कहा। घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। अर्जित और मुदित जब भवानी के साथ उसके गांव वाले घर में गए तो एक कमरा जिसे खोलने से मना किया गया था, देर रात उन्होंने उस कमरे को खोल दिया। अगली सुबह भवानी को जब सब कुछ मालूम चला, वो अर्जित और मुदित दोनों पर बहुत बरसा। और उसके बाद जब वो वापस ट्रेन से जा रहे थे तो अर्जित बाथरूम गया और 2 मिनट में वापस आ गया। पर मुदित और भवानी ने उसे देखते ही कहा कि वो 1 घंटे के बाद बाथरूम से लौटा था। अर्जित ने भी तुरंत अपनी घड़ी देखी तो सचमुच 1 घंटा हो गया था। अर्जित ने कहा, यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं जरा गेट के पास ताजी हवा में जाता हूं। इतना कह के अर्जित सीधा ट्रेन के दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। ताजी ठंडी हवा से काफी बेहतर लग रहा था उसे कि तभी थोड़ी ही देर में एक चाय कॉफी, कॉफी चाय, एक चाय वाला आया। कॉफी कॉफी चाय। जितनी चाय ली और एक 10 का नोट दिया तो सामने ने कहा, बाबू 5 रुपए छुट्टा नहीं है क्या? अर्जित ने ना में सर हिला के जवाब दिया तो उसने कहा कि बाबू 5 रुपया छुट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था ना। और इतना कहते ही चौंके हुए अर्जित की चौड़ी होती आंखों के सामने से वो चाय वाला चलती ट्रेन से कूद गया। अर्जित बिल्कुल एक मूर्त सा वहां खड़ा था। उसके शरीर का खून जमने लगा था कि तभी उसने दूसरे कंपार्टमेंट से टीसी को आते देखा। टीसी ने इधर आकर पूछा, क्या हुआ भाई, यहां क्यों खड़े हो? ऐसे दरवाजा खोल के खड़े रहने पे फाइन लगता है, पता है ना? अर्जित ने कहा, सर वो चाय वाला यहां खड़ा था सर, अभी वो चलती ट्रेन से कूद गया सर। टीसी जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा मतलब चलती ट्रेन से कूद के मर गया ना? कहा था ना दरवाजा मत खोलना। अब देखो चाय वाला गया, अब मैं भी चला। इतना कहते ही वो टीसी भी वहां से कूद गया। अर्जित को लगा कि वो वहीं बेहोश हो जाएगा। अब उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छाने लगा कि तभी मुदित उसको ढूंढता हुआ वहां आया और बोला, अबे देवदास, यहां से क्या कूदने का प्लान है तेरा? चल अंदर चल, गप्पे मारते यार, यहां अकेले खड़े कब तक रहेगा तू? अर्जित डरा हुआ तो था ही, वो कांपती आवाज में बोला, यहां से अभी एक चाय वाला और टीसी उस कमरे को खोलने की बात करते हुए दोनों चलती ट्रेन से कूद गए। मुदित हंसा और बोला, हाँ भाई, कमरा खोलने को तो मना किया था, क्यों खोला भाई तूने? इतना कह के मुदित गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अर्जित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार धक्का पीछे से दिया हो और वो सीधा मुदित से ऐसे टकराया जैसे वो मुदित को ट्रेन से बाहर फेंकना चाहता हो। मुदित पलट के चिल्लाया, अबे तू पागल हो गया क्या? अभी कौन सा है? चाय वाला गिर गया, टीसी गिर गया और फिर मुझे गिरा करके किसी और को ऐसे ही बोलता ना, मेरा दोस्त भी गिर गया। अर्जित रोते रोते बोला, नहीं भाई नहीं,
मेरा यकीन मान, मुझे किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया था। मैं क्यों मारूंगा तुझे यार? हाँ, मैं क्यों मारूंगा? बता ना, मैं तुझे क्यों मारूंगा यार? मेरा दोस्त कैसे मारूंगा? मुदित गुस्से में दंदनाता हुआ वहां से सीधा अपनी बर्थ पे जाके लेट गया। अर्चित ने भी कुछ ना बोल के चुप रहना ही ठीक समझा। वो भी आंखें बंद करके लेट गया कि तभी थोड़ी ही देर में एक आवाज आई, टिकट दिखाई है। आंखें खोल के देखा तो अर्चित देखता ही रह गया। सामने वही टीसी खड़ा था और एक एक करके सबकी टिकट देख रहा था वो। और जितनी देर में पलट के वो अर्चित की टिकट देखता, उतनी ही देर में एक आवाज और आई, चाय कॉफी, कॉफी चाय, चाय कॉफी, कॉफी चाय। अर्जित और मुदित गांव में भवानी के घर गए थे। वहां जिस कमरे को खोलने से मना किया गया था, उसी को उन दोनों ने खोला। ट्रेन में वापस लौटते वक्त अर्जित ने अपने सामने जिस चाय वाले और टीसी को कूदते हुए देखा ट्रेन से, थोड़ी देर बाद वो दोनों उसे एक साथ दिखाई दिए। अर्जित चुपचाप दूसरी तरफ पीट करके चद्दर तान के लेट गया। थोड़ी देर के बाद मुदित उठा, चप्पल पहन के बाथरूम गया तो देखा अर्जित वापस ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ा था। मुदित उससे नाराज तो था ही, इसलिए उसे नजरअंदाज करते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा तो अर्जित ने पीछे से कहा था ना, कमरे का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। मुदित पलटा और उसने अपनी आंखों से पूरे होश में देखा कि अर्जित चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। मुदित की सांसें ये देखकर उखड़ रही थी। हांफता हुआ और सीने पे हाथ रखे अपनी बर्थ पे पहुंचा तो उसने देखा अर्चित तो चुपचाप अपनी बर्थ पे लेटा हुआ है। मुदित अपनी बर्थ पे उठा और कंबल ओढ़ के लेटा। यकीन तो उसे अब भी नहीं हो रहा था कि यह असली अर्जित है या वो जो कूदा था। उसने हाथ बढ़ा के अर्जित को छुआ तो तुरंत ही अर्जित ने पलट के एक झटके से कहा, भाई अब यकीन हुआ मेरी बातों का? डरे हुए मुदित ने हां में सर हिलाया। तब कहीं अर्जित को सुकून आया। अर्जित उससे पूछने ही वाला था कि उसके साथ क्या हुआ कि तभी दोनों ने एक साथ नीचे की बर्थ पे देखा तो भवानी वहां नहीं था। भवानी की जगह कोई और लेटा हुआ था। कुछ देर दोनों ने इंतजार किया, शायद भवानी बाथरूम गया हो और अभी आता ही होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब दोनों ने ट्रेन के हर एक बोगी और बाथरूम को चेक किया, लेकिन कहीं भी भवानी का नामो निशान नहीं था। मुदित ने मोबाइल फोन निकाला और भवानी को फोन लगाया। फोन थोड़ी देर बजा और फिर भवानी की रोती हुई मां की आवाज आई। मुदित ने पूछा, आंटी फोन आपके पास कैसे? भवानी की मां ने उधर से जो कहा वो अर्जित और मुदित की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, बेटा फोन तो मेरे पास ही था, तुम दोनों घर से निकले, उसके घंटे भर बाद उस बंद कमरे में गई तो देखा वहां मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। अर्जित और मुदित के साथ जो कुछ भी इतनी देर से हो रहा था वो सब भुलाकर वो अगले ही स्टेशन पर तुरंत उतरे। गांव की तरफ अगली ट्रेन आधे घंटे में उन्हें मिल गई। दोनों करीबन 3 घंटे के सफर के बाद जैसे ही वापस भवानी के गांव पहुंचे तो पता चला कि भवानी का अंतिम संस्कार हो चुका था। दोनों करते भी तो क्या,
सर झुकाए वापस जाने को तैयार हुए तो भवानी की मां ने कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना। उन दोनों ने भी सोचा इतना सब कुछ होने के बाद अब और क्या हो सकता है, यही रात बिता के सुबह सुबह दोनों निकल जाएंगे। दोनों चारपाई बिछाए बाहर चबूतरे के पास ही लेटे थे। नींद आने ही वाली थी कि तभी अर्चित और मुदित दोनों ने एक साथ एक आवाज साफ साफ सुनी। अर्चित और मुदित ने भवानी के गांव वाले मकान में उस कमरे का दरवाजा खोला जिससे दूर रहने को कहा गया था। इस घटना के बाद अर्चित और मुदित दोनों ने ट्रेन में कुछ ऐसी चीजें देखी जिसने उन दोनों के दिल में डर बिठा दिया था। और जब भवानी ट्रेन से गायब हुआ तो उसे फोन करने पर फोन उसकी मां ने उठा के बोला कि भवानी तो यहां गांव में था और 3 घंटे पहले ही मर चुका है। वापस गांव पहुंच के जब अंतिम संस्कार के बाद रात घेर गई तो भवानी की मां ने उन दोनों से कहा कि आज की रात वो यहीं रुक जाए। रात को सोते वक्त एक आवाज से दोनों की आंख खोली, करवट बदल कर देखा तो उसी कमरे का दरवाजा था जिसे खोलने से मना किया गया था। अर्चित और मुदित दोनों उठे और पीछे पीछे जैसे जैसे अंदर जाने लगे तो किसी की धीमी सी सिसकियां ले लेकर रोने की आवाजें आने लगी। गौर से देखा तो समझ आया कि वो और कोई नहीं भवानी की मां थी। दोनों तुरंत उनके पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ आंटी? आप रोइए मत ऐसे प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, जो होना था सो हो गया। भवानी की रोती हुई मां ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। जब उनका रोना कम हुआ तो उन्होंने कहा, भवानी ने तुम लोगों को यह कमरा खोलने से मना किया था क्योंकि उसके पिताजी मुझे बहुत मारते थे। दूसरी किसी औरत के साथ भी उनका संबंध था। एक दिन भवानी के सामने ही शराब के नशे में उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा तो भवानी ने मुझे बचाने के लिए उन्हें मार दिया और उसके बाद इसी कमरे में हमेशा हमेशा के लिए उन्हें दफन कर दिया। उस दिन के बाद से यह कमरा हम लोग बंद ही रखते हैं क्योंकि भवानी को आए दिन यहां के दरवाजे पे खटखटाने की आवाजें सुनाई देती थी और कई सालों से मुझे और भवानी को मारने की कोशिश कर रही है उसके पिता की आत्मा। भी जब मैं सो रही थी तो मेरे कान में मुझे भवानी के पिताजी की एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें सुबह तक मार दूंगा। और दूसरे कान में भवानी की आवाज गूंज रही थी, मां तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मां। अर्चित और मुदित ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कैसे 2 दिनों के अंदर ही इंसान की सोच और उनका विश्वास ऐसे बदल सकता है। वो चाह के भी सिर्फ यही बोल पाए, आंटी भवानी नहीं है तो क्या हुआ, हम भी तो आपके बेटे हैं, आप हमारे साथ शहर चलिए। लाख मनाने के बाद जब वो मानी तो अगले ही दिन उस दरवाजे को एक बार फिर से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ट्रेन से तीनों निकल गए शहर की ओर। एक बार फिर से वही ट्रेन, बहुत सारी यादें और कई बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। थोड़ी ही देर में उनका स्टेशन भी आने वाला था। आंटी उठकर वॉशरूम की तरफ गई थी। अर्चित और मुदित सीट पे कोने की साइड में ही बैठे थे। अर्चित ने देखा कि आंटी दरवाजे के पास खड़ी हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। अर्चित उन्हें देख ही रहा था कि उन्होंने वहीं से कहा,
कहा था ना दरवाजे को मत खोलना। और इतना कह के हंसते हंसते वो भी कूद गई। दोनों भागे भागे दरवाजे तक गए, पर पछताने के अलावा अब वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। निराश झुके हुए कंधे लिए जब वापस अपनी सीट पे आए तो देखा आंटी वहीं बैठी थी अपनी सीट पे। अखिल ने जो घर 15 दिन पहले देखकर फाइनल किया था, आज उसे वहां पर शिफ्ट करना था। सारा सामान ट्रक से थोड़ी देर में पहुंचने वाला था। अखिल वो पहले पहुंच गया और फ्लैट का ताला खोलकर जैसे ही अंदर घुसा, एक अजीब सी महक से पूरा घर भरा पड़ा था। ये महक तो फिर भी ठीक थी। उसने एक बंद दरवाजे से आती हुई आवाज सुनी। अखिल ने जब उस कमरे के दरवाजे को खोला तो जो देखा वो चौंकाने वाली चीज थी। इस कमरे में ना ही कोई वेंटिलेटर था और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी, और कमरे का मेन दरवाजा भी बंद था। तो ये कबूतर यहां कैसे आया? अखिल ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और जल्दी जल्दी पूरे फ्लैट की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए कि वो कबूतर बाहर निकल जाए। थोड़ी देर में सारा सामान भी आ गया। पूरे घर में चीजें सेट करने में काफी रात हो गई थी। रात को सोते वक्त उसकी नींद एक बड़ी अजीब सी लेकिन जोर से आती आवाज से खुली। अखिल उठा, बाहर हॉल में गया तो देखा कि आवाज फ्रिज से आ रही थी। सोचा सुबह आदमी बुला के ठीक करवा दूंगा, और उसने फ्रिज का स्विच ऑफ किया और फिर सोने चला गया। लेट के थोड़ी देर ही सुस्ताया होगा अखिल कि एक बार फिर आती हुई नींद में उसे वही आवाज सुनाई दी। अखिल उठकर वापस फ्रिज के पास गया। थोड़ी देर फ्रिज के आगे पीछे देखा कि आखिर यह आवाज आ क्यों रही है। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो फ्रिज का प्लग भी उसने निकाल दिया और सुकून की एक सांस ली कि तभी एक और आवाज उसकी नींद खराब करने को जैसे तैयार बैठी थी। कमरे का दरवाजा खोला तो एक कबूतर कमरे के अंदर घूम रहा था। ये रात किसी तरह कटी। सुबह पूजा होने वाली थी घर में, तो 10 बजे तक उसकी बीवी पारुल मायके से अपने मम्मी पापा के साथ आ गई थी। हवन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। बस 11 बजे के मुहूर्त और पंडित जी का इंतजार था। जब 11 बजने में 1 मिनट बचे तो अखिल से रहा नहीं गया और उसने पंडित जी को फोन मिलाया। फोन उठते ही उसने पूछा कि आप कहां हैं? बदले में पंडित जी हंसते हुए जोर से बोले, अरे जजमान, पहुंच गया हूं। आपका दरवाजा तो खुला ही है, सामने देखिए, सीढ़ियों पे ही हूं मैं। अखिल दरवाजे से बाहर निकला तो सचमुच सीढ़ियों पे पंडित जी को देख के खुश हो गया। वो उनके हाथ से सामान लेने के लिए आगे बढ़ा ही था और पंडित जी आखिरी सीढ़ी चढ़ने ही वाले थे। ये ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें उठाकर फेंक दिया हो। लुढ़कते हुए 20 सीढ़ियों से नीचे जोर की आवाज के साथ गिर पड़े और दर्द से चीखने लगे। अखिल की नजर एक झलक में पंडित जी पर गई और दूसरी झलक सीढ़ियों के पास बनी खिड़की पे, जहां पर एक कबूतर बैठा था। अखिल के नए घर में आज पूजा थी और पूजा की एक रात पहले उसने अपने घर में जब सारा सामान शिफ्ट किया तो देर रात कई तरह की आवाजें उसके सामने हुई, जिनसे वो सारी रात परेशान रहा और अगले दिन
जब वो घर में पूजन करवाने आए पंडित जी के हाथों से सीढ़ियों पर ही सामान ले रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने पंडित जी तकरीबन 20 सीढ़ियां पीछे जाकर गिरे। सीढ़ियों के पास वाली खिड़की पर नजर गई तो वहां एक कबूतर बैठे आवाज कर रहा था। पंडित जी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। देर शाम जब उन्हें होश आया तो अखिल से बोले कि उस घर में कोई दोष है, वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। अखिल को ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। शाम तक पंडित जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उनको उनके घर तक छोड़कर अखिल जब अपने घर पहुंचा तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जब वो घर की ओर जा रहा था कि उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। पलट के देखा तो जैसे किसी के कदमों की आवाज अचानक रुकी हो। अखिल ने इधर उधर देखा और फिर वापस घर की तरफ आगे बढ़ा तो वही आवाज दोबारा आई। इस बार वो रुका, लेकिन उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। नजरें जब जमीन पर अपनी परछाई पर गई तो उसने 2 परछाइयां देखी, जिनमें से एक परछाई थोड़ा सा हिली और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। इस बार अखिल ने पूरी हिम्मत जुटाई और पलट के देखा। दूर दूर तक पूरे पार्किंग लॉट में उसे कुछ नजर नहीं आया, पर जब नजर अपनी गाड़ी पर गई तो देखा कि गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन है। अखिल को अच्छे से याद था कि उसने सब कुछ बंद किया था। फिर यह कैसे हुआ? अखिल ने आगे बढ़कर गाड़ी की लाइट स्विच ऑफ की और पलटकर जैसे ही वापस घर की तरफ जाने लगा कि एक आवाज आई। पलटकर देखा तो गाड़ी के कांच पर पहले अंदर से भाप बनी और किसी ने अपनी उंगलियों से एक हंसता हुआ चेहरा बनाया। इतना सब कुछ देखने के बाद अखिल ने जोर जोर से चिल्लाकर वॉचमैन को आवाज लगाई, वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। वो जब दौड़ा दौड़ा आया तो अखिल ने उससे पूछा, यहां कोई गड़बड़ है क्या? मतलब किसी भूत प्रेत का साया या ऐसा कुछ? वॉचमैन ने कहा, मालिक, मुझे तो बस 2 ही दिन हुए हैं यहां ड्यूटी पे लगे हुए, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक। अखिल ने एक झलक दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो वो हंसता हुआ चेहरा अब उसकी गाड़ी की कांच पर नहीं था। डरा डरा अखिल घर की ओर गया तो देखा लिफ्ट खराब थी, इसलिए सीढ़ियों से ही अपने 4th फ्लोर वाले घर पे जा रहा था कि तभी सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर फ्लोर की दीवार पर उसे वो हंसता हुआ चेहरा दिखा। जब वो 3रे माले पे था तो उसे और एक आवाज सुनाई दी। दौड़ता हुआ अखिल जब ऊपर गया तो एक आधा बना हुआ चेहरा वहां था और जमीन पर एक चौक का टुकड़ा पड़ा था। दौड़ते हुए अखिल छत पर गया। शायद ये किसी की बदमाशी और जो कोई भी है वो इस वक्त छत पर ही होगा। तो पूरे छत पर पांव से कोई दिखाई नहीं दी, बस सुनाई दी तो एक आवाज, अखिल के नए घर में उसे ऐसी ऐसी परेशानियां हुई कि उससे रात को सोया नहीं गया। उसकी कार हो, बिल्डिंग की पार्किंग हो या सीढ़ियां, हर जगह उसकी आंखों के सामने उसे अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। किसी का पीछा करते हुए जब वो छत पर देर रात गया
तो दिखाई उसे कुछ नहीं दिया, बस एक आवाज आ रही थी। घर में घुसने के बाद भी उसे बस दिन भर की सारी बातें परेशान किए जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि टीवी देख लिया जाए। अखिल ने टीवी ऑन किया और फिर थोड़ा कुछ खाने का लेकर खाते खाते टीवी देखने लगा। हल्की हल्की झपकियां उसे रह रह कर आ रही थी। टीवी देखते देखते अखिल को अचानक समझ आया जैसे उसे घुटन सी हो रही है। सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी। गले पे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला पकड़े है और अचानक ऐसा लगा जैसे गला बहुत तेजी से कोई दबा रहा हो। अखिल के हाथ से कटोरी छूटकर नीचे गिर गई। वो हड़बड़ाते हुए उठा, खिड़की के पास गया और गहरी सांसें लेकर वापस आया। उसने फर्श को साफ किया और सोफे पे बैठ के दोबारा टीवी देखने लगा। इस बार दोनों हाथ अखिल के सोफे के शोल्डर रेस्ट पे थे। उसे हल्की सी झपकी आई। वैसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके हाथों को जकड़ लिया है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। अखिल धीरे धीरे ताकत बढ़ाता जा रहा था, लेकिन उधर से भी ताकत बराबर लग रही थी। ज्यादा तब हो गया जब अखिल को कंधों में दर्द होने लगा। जब अखिल से और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी तरह बाहें मरोड़ के उसने झटके से खुद को छुड़ा लिया। बैठा बैठा जमीन पे हाफ रहा था। पूरे घर की उसने बत्तियां जलाई और हर जगह देखा, कहीं कोई नहीं था। सिर्फ नीचे सड़क पर इक्का दुक्का निकलती गाड़ियों की आवाज थी। अखिल ने टीवी बंद किया और आराम से चेयर पे बैठा। थोड़ी देर में जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, उसकी सांस में सांस आई तो कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। उसकी नींद आते आते उस रात फिर से चली गई। घड़ी देखा तो सुबह के 5 बजे थे। करीबन घंटे भर के बाद सुबह हो जानी थी। बाहर जाके सोचा टीवी ही देख लिया जाए। टीवी एक बार फिर चला के अखिल बैठा। गाने और न्यूज के चैनल बदल बदल के देखते देखते उसे एक बार फिर से झपकी आते ही ऐसा जैसे कोई उछल के उसके ऊपर कूदा हो और उसके दोनों हाथ पकड़ रखे हों और गले को दबोच रखा हो। ना तो अखिल के हाथ चल रहे थे और ना ही वो मदद को चिल्ला पा रहा था। सिर्फ घुटी हुई सी आवाज आ रही थी उसके गले से। आलम ये था कि अखिल ने आस छोड़ दी थी अपने जिंदा रहने की कि ठीक तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल बजते के साथ ही अखिल के शरीर पर से वो दबाव अचानक से कम हो गया। अखिल ने दौड़ते हुए जाकर दरवाजे को खोला तो सामने उसकी बीवी थी, जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने कहा कि मुझे रात को एक बहुत बुरा सपना आया कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी यहां चली आई और तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। कितनी बार मैंने फोन किया तुम्हें। अखिल ने थोड़ी राहत की सांस ली और अब तक घटी सारी घटना अपनी बीवी को बताते हुए बिस्तर के पास पड़े अपने फोन को लेने गया तो नजर खिड़की पर पड़ी, जहां सुबह की पहली किरण के साथ एक कबूतर बैठा हुआ उसे नजर आया। अखिल के 15 दिन से हर कोने से बंद पड़े नए घर में कभी कबूतर मिले, कभी कुछ अजीब चीजें दिखी। गृह प्रवेश के वक्त पुजारी जी सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें बहुत बुरी तरह से चोटें लगी थी।
घर में, कार में, सीढ़ियों पर, हर फ्लोर पे मुस्कुराते हुए चेहरे बने हुए थे। और फिर टीवी देखते वक्त किसी का अखिल के गले को दबाना और उसकी बीवी के पहुंचते ही अखिल के शरीर पर से उस दबाव का कम होना। अखिल ने अपना फोन उठा के देखा तो उसकी बीवी और पंडित जी के कई मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स पड़े थे। सुबह भी हो चुकी थी। अखिल ने तुरंत पंडित जी को फोन मिलाया। पंडित जी ने फोन उठाते ही कहा, तुरंत मेरे घर पहुंचो। और अखिल वहां अगले 15 मिनट में अपनी बीवी के साथ पहुंचा। पंडित जी ने बिना बात को घुमाए साफ साफ उससे कहा कि जजमान, उस घर में आप पैर भी मत रखना। घर को तुरंत खाली करवाओ और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, लेकिन यह काम किसी और से करवाना। तुम उस दरवाजे के अंदर भी मत जाना। अखिल ने पूछा कि ऐसा क्या है वहां जो कि वो पैर भी ना रखे। तो पंडित जी ने बताया, वहां कुछ तो ऐसा है जिसे पुरुषों से सख्त नफरत है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ और मुझे भी सीढ़ियों से फेंका गया। लेकिन किसी और को उस आत्मा ने अब तक छुआ नहीं, मुझे। ठीक जैसे तुम्हें कल रात को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम पर हावी हो रहा हो, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। और उसके बाद रात को सपने में भी एक आवाज मेरे कानों में आकर कह रही थी, तुम जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो, लेकिन ये याद रखना कि तुम उस घर में एक कदम भी नहीं रखोगे। वहां से निकलकर अखिल के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब वो उस घर को खाली कैसे करवाए। इतने में ही उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हें अगर पंडित जी की बात ठीक से याद है तो उस घर में किसी पुरुष के घुसने से प्रॉब्लम है, तो क्यों ना मैं और मां हम दोनों मिलकर उस घर को खाली कर दें। अखिल नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी की जिंदगी दांव पर लगाए, पर उसके बार बार कहने पर अखिल मान गया। और इसी बीच उसने प्रॉपर्टी डीलर जिससे ये फ्लैट लिया था उनसे पूछा कि उस घर में कहीं कोई दिक्कत पहले भी हुई है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने सारी बात बताई। दरअसल उस घर में करीबन 8 साल पहले एक लड़की जो वहां अकेली रहती थी, एक दिन बड़ी घिनौनी वारदात में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस घटना के बाद उसने उसी घर में सुसाइड कर लिया। उसके करीबन 2 साल बाद उस घर को मैंने किराए पे दिया, तो एक हफ्ते में पता चला जो कपल वहां रह रहे थे उसमें हस्बैंड की हालत काफी खराब हो गई थी। उन्होंने उस फ्लैट को छोड़ दिया। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अब जब उस बात को 6 साल हो चुके थे तो मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ सही हो गया होगा। अखिल को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। घर का सामान सही सलामत शिफ्ट हो जाए, इसके लिए उसके सास ससुर भी वहां गए, पर ससुर जी घर के नीचे ही खड़े रहे और उन्होंने घर की शिफ्टिंग का सारा काम करवाया। उस घटना के करीबन 1 महीने बाद अखिल और उसकी बीवी एक नई जगह शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, सिवाय एक चीज के, जो अखिल के घर में नहीं पर अखिल के सास ससुर के घर में हुई थी। अखिल के सास ससुर घर की शिफ्टिंग करवा के जब वापस अपने घर पहुंचे तो वहां उनके घर का सारा सामान बिखरा और टूटा हुआ पड़ा था और घर में एक कबूतर उड़ रहा था।